आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। इसमें हम लोग अलग अलग वाटर के फीचर्स के बारे में जानेंगे, वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमारे लाइफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो देखेंगे। 4th नंबर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कंजर्व किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए कि हम लोग वाटर जो है वो ज्यादा क्या हो, ज्यादा डिग्रेड ना हो वाटर लेवल। तो हम लोग जानेंगे कि ये वाटर एक्चुअल में होता क्या है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग उसका यूज करते हैं। वाटर हमारे धरती पे कितना प्रेजेंट है, तो थर्ड फोर्थ जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है। ओके, जितना भी लैंड अवेलेबल है, माउंटेन्स अवेलेबल है, सब 1/4 एरिया में है। ठीक है, 3/4 में क्या है, सिर्फ वाटर है। अच्छा, इतना ज्यादा संख्या में वाटर है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप ओशियंस में देख लीजिए, जितना लैंड है उससे काफी ज्यादा वाटर अवेलेबल है। ठीक, आगे देखते हैं। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, लास्ट चैप्टर में, कि वाटर क्या होता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। अच्छा, ये रिन्यूएबल कैसे होता है, क्या इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जैसा कि आप लोग ये फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, इस वाले में इसे बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये अब काम क्या करता है वहां पर हम लोग थोड़ा सा ही जाने थे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। इवोपरेशन से लेकर कंडेंसेशन तक साइकिल। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल, जब हमारे धरती पर 3/4 जो लैंड, सॉरी वाटर है, 3/4 क्या है, वाटर है, 1/4 ही लैंड है, तो फिर हमें वाटर स्कैर्सिटी की क्यों होती है इंडिया में, या फिर पूरे वर्ल्ड में वाटर स्कैर्सिटी क्यों होती है, वाटर की इतनी कमी क्यों है? कहा जाता है ना कि वाटर बचाओ, सेव वाटर, हर जगह आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? ठीक है, आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो डायग्राम है नीचे वाले में, इसको देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इसमें क्या है, प्रिजर्व इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए 1960s में क्या था, वाटर का जो ग्राउंड लेवल था ना, इस डायग्राम को में काफी डीप मैसेज छिपा हुआ है। जो इसका डेप्थ था ना, वो मतलब कि काफी वाटर का लेवल ऊपर था। 1980 में क्या हुआ कि रस्सी क्या हुआ, काफी ज्यादा रोल है, मतलब कि काफी वाटर लेवल और अंदर चला गया। थर्ड वाले में क्या है, और ज्यादा वाटर लेवल चला गया। ठीक है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग क्या क्या इस वाले में पढ़ेंगे। वाटर स्कैर्सिटी होता है ना, ये टॉपिक है, वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये आपका एनसीईआरटी का भी टॉपिक है, उसी वजह से हम लोग चलेंगे। वाटर स्कैर्सिटी मतलब कि वाटर की क्या की कमी होती है जब फ्रेश वाटर, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेश वाटर ह्यूमंस ना के जरूरत के हिसाब से वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी। तो क्या ये वाटर स्कैर्सिटी पूरे वर्ल्ड में होती है? बिल्कुल होती है। क्या ये सारे रीजन्स में होती है? ऐसा नहीं है ना कि सारे रीजन्स में होते हैं। कुछ रीजन्स में वाटर स्कैर्सिटी होती है, हो सकता है आपके घर पे वाटर की कमी ना होती हो, आपको अच्छी मात्रा में वाटर अवेलेबल हो। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर हमेशा से वाटर की कमी रही है। सिंपल सी बात है ना, रेगिस्तान है, ओके, वहां पर हमेशा से वाटर की कमी रही है। कुछ केरला तमिलनाडु वाले रीजन्स भी हैं, ओके, और भी काफी सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, वहां पर भी वाटर की स्कैर्सिटी होती है। तो वाटर स्कैर्सिटी इज insufficient fresh water resources to meet the human and environment demand of a given areas। इसको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप समझ लें तो अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ये होती है वाटर स्कैर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं, अब इंडिया में क्या स्टेटस है, कितनी मात्रा में वाटर स्कैर्सिटी है। कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं जो ओल्ड हो चुके हैं। 2003 का यूएन का कुछ रिपोर्ट दिया गया, तो हम लोग आज न्यू करेंगे। ठीक है, क्या रिपोर्ट आया हुआ है, ये है
वाटर के बारे में जो एनसीईआरटी में लिया गया है उसका स्क्रीनशॉट है। 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड सी, सॉरी किधर गया, वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर। ठीक है, अब जितने भी वाटर अवेलेबल हैं धरती पे 2.5% क्या है, सिर्फ फ्रेश वाटर है। देखिए बात को समझिएगा, 3/4 एरिया जो पूरे अर्थ के हैं वो क्या है, वाटर से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी क्या है, 1/4 लैंड है। अब 3/4 का 2.5% जो है ना वो फ्रेश वाटर है, और बाकी सारे वाटर के हैं वो फ्रेश नहीं है, जैसे कि सी वाटर होते हैं वो कभी फ्रेश नहीं होते हैं, जैसे कि 96.5% इसका दिया गया, ये आपको फैक्चुअल है वो याद करना होगा। ठीक, नियरली 70% ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ होते हैं, वो आइस में है। अच्छा, 2 फ्रेश वाटर तो पूरे धरती पे होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है वो आपको अंडरग्राउंड में मिलते हैं, जो आप चापाकल से निकालते हैं उससे मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंटार्कटिक, आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना, और भी सारे कंटिनेंट्स में आइस के फॉर्म में वो होते हैं। तो कितना होते हैं, 70%। अब और बन गया, एक तो पहले 3/4 वाटर होता था, उसमें भी 2.5% फ्रेश वाटर होता था, और फ्रेश वाटर का भी 70%, ये क्या हो गया, आइस हो गया। अब तो हमको प्यास लगेगा तो हम अंटार्कटिका और आर्कटिक वाले रीजन में तो नहीं ना जाकर पानी पियेंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अपने चापाकल से पानी निकालेंगे, वो क्या है, काफी कम मात्रा में है। ग्राउंड वाटर क्या है, काफी अंदर चला गया। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी का दिया गया है। इसमें दिया है ग्रीनलैंड एंड द माउंटेन्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड विल अ लिटिल लेस देन 30% इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्वीफर। तो मतलब बाकी का जो 30% वाटर हुआ और उसे जो मतलब कि एवरेज में उतना, तो वो हमारे ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है। तो सोच लीजिए कि पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, ये आप अब हमें आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, मैथ से का बोलिए या फिर ज्योग्राफी का बोलिए, कि बताइए कि पूरे धरती में जितने भी लैंड्स और वाटर्स हैं उसमें जो फ्रेश वाटर हैं जो हमें पीने लायक है ग्राउंड वाटर में ना, उसको छोड़कर, आइस वाले को छोड़कर कितना परसेंट अभी अवेलेबल है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, आगे आते हैं, ये आपके लिए होमवर्क था। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक 133 इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबल पर पर्सन पर एनम। अच्छा, जैसे कि समझिए, इंडिया में भी लोग रहते हैं, अमेरिका में भी लोग रहते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि 1 किलोमीटर पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि 1 किलोमीटर पे यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं। अमेरिका में क्या होगा, या फिर कोई और यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, ठीक है, वहां पर 1 किलोमीटर में समझिए कि वहां पर ना 100 लोग रहते हैं। ठीक, दोनों के लिए डिफरेंस हो गया ना। अब हम लोग 1 किलोमीटर में 1000 जो रहते हैं इंडिया में, वो पानी का यूज अधिक करेंगे ना 1 किलोमीटर के अंदर, और अमेरिका वाले कम पानी का यूज करेंगे, तो वहां पर वाटर क्या होगा, अधिक अवेलेबल होगा। ठीक, और इंडिया में क्या होगा, वाटर क्या होगा, नहीं रहेगा ना, कम ही ग्राउंड वाटर क्या होगा, ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला जाएगा। ये भी एक रीजन है। ठीक, तो ये अब क्या बोला, ये रैंक निकाला, ठीक है। तो इस लिस्ट में इंडिया को रैंक मिला 133rd। कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो काफी कम है, कि हर एक व्यक्ति में अगर वाटर बांटा जाए तो उस काफी कम इंडिया में है, इसलिए इसका रैंकिंग ना काफी नीचे चला गया, 133 पे है एज कम्पेयर टू अदर। जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि चाइना के बाद इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट क्या है, पॉपुलेशन वाला कंट्री है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। इसका मतलब अब क्या है, देखेंगे हम लोग। जो वाटर, देखिए रिन्यूएबल का तो मतलब समझ में आता है, हम लोग उसका दोबारा यूज कर लें, तो इंडिया में जितना वाटर हम लोग पर एनम यूज करते हैं ना, रिन्यू करते हैं, वो सिर्फ है 1800। सपोज कि मान लीजिए 1900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का वाटर जो है, सिर्फ हम लोग उसको रिन्यू करते हैं, सिर्फ उतने ही वाटर को। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं पूरे चार्ट को। हाँ, तो नीति आयोग का रिपोर्ट क्या बोलता है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स ये हर साल निकालता है, ठीक है। ये आपका जो इंडिया का रैंकिंग है 120th अमंग 122 कंट्री, इसका कुछ ना पैरामीटर होते हैं, जैसे कि इंडिया का वाटर का जो क्वालिटी है, कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है, उसका लिस्ट निकलता है, कितना ज्यादा ये अवेलेबल है लोगों के लिए, इजीली लोग वाटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसका रैंकिंग। तो अब समझ लिए 122 देशों के रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 120। ठीक है, मतलब हम लोग टॉप कर रहे हैं, कहां से,
नीचे से टॉप कर रहे हैं, ठीक है, टॉप तो कर रहे हैं पर नीचे से। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एकमात्र रिपोर्ट है या फिर गलत हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, काफी सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया का रैंकिंग ना लगभग नीचे से ही टॉप किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आया, ठीक है, जो कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया जो है ना, मतलब रिस्क कंट्री में वाटर में हम लोग बोले तो सबसे जो रिस्की कंट्री है वो 3rd नंबर पे रिस्की कंट्री है इंडिया, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करता है। वाटर जहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में क्राइसिस है हर साल, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा, हर साल इंडिया में 2-4 स्टेट में ऐसा होता ही है कि वहां पर स्कैर्सिटी होती है। पिछले साल 1-2 साल पहले ही देख लीजिए, ट्रेनों से पानी भर के, ठीक है ना, ट्रेनों को टैंकर से पानी भर के उसको तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में को भेजा जा रहा था। तो इसलिए आप लोग इंडिया की कंडीशन या फिर पूरे वर्ल्ड की कंडीशन समझ सकते हैं क्या है, इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। अब आते हैं हम लोग इवन रिपोर्ट पे। ओवर 2 बिलियन पीपुल lives in countries experiencing high water stress. As per UNESCO, 24 million and 700 million people will be displaced in some arid and semi-arid region by 2030. मतलब कि जो 2 बिलियन पीपुल हैं इंडिया में, ठीक है ना, सॉरी इंडिया में नहीं, अलग अलग कंट्रीज में, उनको क्या है, काफी ज्यादा वाटर की स्कैर्सिटी है, ठीक है, मतलब पीने के लिए भी पानी भी नहीं है, अदर चीज के लिए तो छोड़ दीजिए। और कहा गया कि 2030 तक, ठीक है, तो डाटा तो याद नहीं करना सारे के सारे ना, आप सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए बताया गया है। इंडिया का जो वाटर डिमांड है अभी जितना है, उस ना क्या है कि जितनी वाटर सप्लाई है और डिमांड है, सप्लाई से डिमांड अधिक है। मतलब कि सपोज कि हमें 10 ना लीटर वाटर अभी मिल रहा है, लेकिन हमें जरूरत कितना है डेली, 20 लीटर वाटर ये होती है, ठीक है ना, अभी जितना वाटर अवेलेबल है उससे दोगुना वाटर हमें अभी चाहिए, ठीक, बाई 2030 तक हम लोग इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देखिएगा, इंडिया हैज 4% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर विच हैज टू कैटर टू 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके, 60% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन वाटर। अब देखिएगा, जैसा कि हम बताएं कि इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड का 17% है, 17%, ठीक है, और जो वाटर जो अवेलेबल है हम लोग के लिए वो है 4%, ठीक, समझ रहे बात को, यानी 4% वाटर में, पूरी दुनिया के 4% वाटर इंडिया में है, और लोग कितने रहते हैं, 17%, तो कंडीशन ऐसे ही बहुत ज्यादा मतलब कि खराब है, समझ रहे हैं बात को। ये आपका ऊपर में VVI लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग डेफिनेटली याद ही करना है, ठीक है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। अब नीचे वाले में देखते हैं, जैसे कि बासमती राइस है, ठीक है, अगर 37 लाख टन बासमती चावल हम लोग, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए, ठीक है ना, इस एग्जाम में नहीं लिखना, आप समझ लीजिए कि इंडिया में वाटर की क्या स्कैर्सिटी है, ठीक है, क्या मतलब कि सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अगर 37 लाख टन बासमती चावल हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है, तो सिर्फ वो चावल ही नहीं बल्कि उसके साथ में 10 ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर भी एक्सपोर्ट होता है। ये आपका डाटा निकाला गया है 2014-15 से, 2014-15 से, यानी मतलब कि जो रिसर्च है ना, जो सीड्स है, वो ऐसा बनाया जाता है कि वो वाटर अधिक कंज्यूम करता है हमारे देश में, मतलब कि रिसर्च जो होता है वो सही नहीं है, ठीक है, राइस को लेकर, बासमती चावल को लेकर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस कंटिनेंट में कितना पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से उनके पास वाटर कितना अवेलेबल है। जैसे कि साउथ अमेरिका में पॉपुलेशन सिर्फ 6% है, लेकिन वहां पर वाटर कितना अवेलेबल है, 26%। समझ रहे हैं बात को, मतलब वहां पर वाटर अधिक अवेलेबल है, वहां पर वाटर की स्कैर्सिटी क्या है, काफी कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट आर द रीजन फॉर क्राइसिस। हम लोगों ने बहुत जाना यार, ये क्राइसिस है, वो क्राइसिस है, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि इसका मेन रीजन क्या है, क्यों इतना ज्यादा क्राइसिस हो रहा है वाटर में, ओके, मामले में। फर्स्ट है मानसून डिपेंडेंसी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है और अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर है। देखिए, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है, ठीक है, इसलिए अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो पहले फर्स्ट वीडियोज पे जाएं। अब मैं यहाँ पर आपको इंटरलिंकिंग बताएंगे कैसे ये लिंक है।
आप लोगों को एक स्प्रिंकल ना, जैसे कि खेत में जो है स्प्रिंकल के जरिए वाटर दिया जाता है। जैसे इंडिया में पता ही हम लोग वाटर कैसे देते हैं, लेकिन वहां पर स्प्रिंकल के जरिए वाटर दिया जाता है अदर कंट्रीज में। और इंडिया में क्या है कि लोग ना समरसेबल पंप लगाते हैं, उसके जरिए देते हैं। तो और सेकंड क्या होता है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर होता है वो हम लोग मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं आज के डेट में भी। लेकिन अदर कंट्री जैसे कि काफी डेवलप कंट्री अमेरिका और चाइना में ऐसा नहीं होता, वो काफी डिपेंडेंसी उनकी कम होती है। यहाँ पर 60% लोग ना एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं, मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड रेनफॉल पैटर्न। अब देखिए किसी वाले रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी अधिक है, कहीं पर आ जाता है सीधे बाढ़ है, और कहीं पर आ जाता है बिल्कुल अकाल है, ठीक है। तो कहीं पर वाटर का मतलब क्या है, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का ना वो अनइवन है, और रेनफॉल पैटर्न भी कहीं पर अधिक बारिश हुआ, कहीं पर कम हुआ। किसी साल में भी अधिक बारिश हुआ, किसी साल में काफी कम बारिश हुआ, ये भी है। किसी साल में बारिश अधिक हुआ तो वहां पर फ्लड लग गया, अगर कम वहां पर बारिश हुआ तो वहां पर क्या हो गया था, अकाल आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या फैक्टर है, इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है। और उसके आगे है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए जिस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, लोग तो पानी पिएंगे ना, लोग पानी पिएंगे, उसका यूज करेंगे, कपड़े पहनेंगे, धोएंगे, नहाएंगे, सब कुछ करेंगे पानी से। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, ठीक है ना, इंडस्ट्री भी लगेगा, ठीक। हम लोग को अधिक से अधिक प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, जो गया मार्केट से प्लास्टिक में सामान लाएगा। अब जो प्लास्टिक है वो काफी ज्यादा मात्रा में वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। एक तो पहला चीज कि वो वाटर का के फ्रेश वाटर को यूज करके, ग्राउंड वाटर को या फिर किसी रिवर फ्रेश वाटर को यूज करके उस पानी को गंदा करके और वापस उसी रिवर में भेज देते हैं। इससे दो चीज हुआ, एक तो पानी का जो यूज किए उससे क्या हुआ, वाटर की स्कैर्सिटी होगी, पानी कम होगी पीने के लिए। और दूसरी चीज, जो रिवर में पानी बचा पीने के लिए वो वापस उसको गंदा कर देते हैं भेज के। समझ रहे बात को। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जैसे कि देख लीजिए कि अगर वाटर पानी की अगर कमी होगी तो उससे क्या होगा, सबसे पहला चीज कि जो जिस रिवर से पानी आता है, ठीक है ना, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हम लोग रिवर से मिलता है कुछ ना, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाकर वहां से हम लोग लेते हैं। अब जब रिवर में पानी ही नहीं होगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी कैसे, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो 22%, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम लोग को। जैसे कि आप लोग जो फोन से सुन रहे होंगे वीडियो, या फिर जिस फैन और लाइट में अंदर नीचे बैठे होंगे, वो वाटर हो सकता है कि वो आपका एनर्जी इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रहा हो, ठीक। तो 22% हमारे इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं अपना एनर्जी सेक्टर में, ठीक। अब रैपिड अर्बनाइजेशन, अब क्या होता है कि गांव के लोग जो हैं वो शहर में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अलग अलग उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कि क्यों करते हैं, फर्स्ट चीज, पहली चीज ये भी हो सकता है कि वो वहां पर वाटर की कमी हो इसलिए वो लोग ना शहर में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा काफी कम होता है। लोग जॉब की तलाश में आते हैं, ठीक, अच्छी बेटर एजुकेशन के लिए आते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आते हैं, ठीक, काफी सारे वजह से आते हैं। आगे देखते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग को पानी चाहिए ना यूज करने के लिए ना 10 लीटर डेली, और हम लोग क्या करते हैं, नल खुला छोड़ दिए, सिंटेक्स भर गया तो हम लोग छोड़ दिए। अब वहां पर क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, हम लोग जितना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट हम लोग उससे अधिक पानी का यूज कर रहे हैं, वो हुआ। नेक्स्ट है शिफ्ट टू क्रैश क्रॉप्स। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, एक होता है फूड क्रॉप्स और नेक्स्ट होता है कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में ना वाटर जो होता है वो अधिक नहीं लगता है एज कम्पेयर टू कैश क्रॉप। देखिए जैसे कि राइस, व्हीट, बाजरा, जौरा, पल्स वाले में तो रेड रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये होते हैं फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में क्या होते हैं, टी, कॉफी ना। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताएंगे टी कॉफी कहाँ पर होता है, जो माउंटेन्स में स्लाइड वाले रीजन होता है, जो जिगजैग वाले रीजन होते हैं ना वहां पे होते हैं। फ्रूट्स, स्पाइस, वेजिटेबल, अब सबको पता है कि वेजिटेबल में तो भाई वाटर लगेगा ही ना, तरबूजा है, खरबूजा, वो तो पूरा पानी ही का होता है ना। ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, शुगर केन एक अच्छा एग्जाम्पल है वाटर का, जैसे ईख होता है। तो अब ईख वाले रीजन में हम लोग पानी ही नहीं देंगे तो क्या होगा, ईख उसमें से निकलेगा नहीं, निकलेगा ना। कॉटन हो गया, इन सब प्लांट्स में अधिक वाटर चाहिए, इसलिए और लोग क्या कर रहे हैं कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ तक हो गया रीजन में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा।
और देखिए हम लोग काफी एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे पीपीटी बनाने में, ये सब ना स्टिकर्स वगैरह लगाने में अलग अलग जगह से खोज कर। तो हम लोग भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से भी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ना इफेक्ट, ना जो वाटर स्कैर्सिटी होता है उस पर, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वाटर जान गए कि हाँ ये होता है वो होता है, अब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेचर पे। फर्स्ट है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडिया है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है, हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सिंपली। उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, वहां पर या तो एक ही बार फ्लड आ गया, या फिर वहां पर क्या हुआ सिचुएशन ड्राई हो गया, जैसे कि वहां पानी नहीं रहा तो वहां पर एनिमल, अब क्या करेंगे एनिमल, जब पानी नहीं होगा तो वो जंगल से निकल कर गाँव की तरफ आएंगे। तो अब क्या होगा वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो डेफिनेटली इम्पैक्टफुल होगा, ठीक। नेक्स्ट है जो स्पेसीज हैं वो भी थ्रेटन में हो जाएंगी सेम वजह से, जैसे कि वेस्टर्न घाट, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट कौन सा रीजन है, देखिए आप लोगों को हम इस डायग्राम के जरिए बता रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले इतने जो स्टेट हैं इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। आर एमोंग हॉटस्पॉट, जो कि ना ये स्पेसीज जो है उनको वाटर स्कैर्सिटी की वजह से वो क्या होते हैं आयुष्यन की कौन सी लिस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। वो आप लोग को पता ही है, आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो एक नथ, एक आयुष्यन की रेड लिस्ट है, दूसरे वाले में, दूसरे से तीसरे वाले में वो चले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैम। डैम को हम लोग काफी डिटेल में अगले स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन, आप लोग अच्छे से पता है, ठीक है, कि वाटर अगर होगा तो कैसे लैंड डिग्रेड होगा, वाटर नहीं होगा तो कैसे लैंड डिग्रेड होगा, ठीक। डिजर्टिफिकेशन ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट चैप्टर या फिर उसके पहले चैप्टर में, फर्स्ट या सेकंड में। सिक्स है पावर सप्लाई। अब कैसे पावर सप्लाई को इम्पैक्टफुल करता है वाटर स्कैर्सिटी, पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़े हैं, जैसे कि वो क्या इलेक्ट्रिसिटी वाला रीजन ना, एनर्जी वाले सेक्टर में कैसे वो करता है। 7 पॉइंट देखते हैं हम। वाटर स्ट्रेस इन एग्रीकल्चर, ठीक, मतलब कि पुअर कल्टीवेशन। अब देखिए अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको कोई प्लांट लगाना है, सब्जी लगाना है, या फिर समझिए कि ईख लगाना है ना, समझ रहे हैं बात को। उस वाले रीजन में क्या होगा कि अब उसको चाहिए वाटर, ठीक है ना भाई। अब उसमें वाटर अगर नहीं रहेगा तो इम्पैक्टफुल होगा, ठीक। और अगर वो इम्पैक्टफुल होगा तो शुगर केन का जो कल्टीवेशन है वो खराब हो जाएगा, यानी उस साल क्या होगा शुगर केन क्या होगा, होगा ही नहीं। या फिर जो शुगर केन हम लोग लगा दिए पर, चलिए मान लेते शुगर केन खेत में लगा दिए, अब उसको पानी ही नहीं मिला तो क्या होगा, फार्मर्स को नुकसान होगा ना, और इकोनॉमिक लॉस भी होगा। यानी जिस सेक्टर में शुगर केन के लिए पानी मिला है, ठीक, जैसे कि 100 हेक्टेयर पे ना शुगर केन हर साल लगता है, इस साल क्या होगा पानी का कम हुआ तो 20 हेक्टेयर पे ही लगा। तो अब जो इसका रेट है शुगर केन का वो तो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि क्या हुआ डिमांड तो उतना ही है, सप्लाई क्या हुआ कम हो गया। हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स वाले में डिमांड और सप्लाई अच्छे से। तो इस वजह से फार्मर जो है सुसाइड भी करते हैं, क्योंकि उनको भी इकोनॉमिक लॉस होता है, उनका नहीं हुआ तो। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर, ठीक है। अब जब वाटर की स्कैर्सिटी है तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है ना। आप लोग अपने मोहल्ले में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, अगर पानी आ रहा है तो नहीं पहले हम ये करके, या फिर हमारे यहाँ ज्यादा पानी हुआ आपके यहाँ कम हुआ, ठीक। आप लोग इस डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं कैसे लोग करके नंबर लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली वाटर के लिए कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। अच्छा लार्ज स्केल पे देखते हैं, ठीक है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। किधर गया, यहाँ था, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जैसे कि ना कुछ स्टेट्स हैं साउथ के, ठीक है, एक रिवर नहीं बहुत सारे रिवर्स हैं अदर अदर स्टेट्स में, जिसमें से किसी में छोटी कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, काफी सालों से ये चले आ रहा है, ठीक। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये क्या करते हैं ना कि रिवर पर डैम बना देते हैं, ठीक है। डैम बनाते हैं तो क्या करते हैं वाटर को स्टोर कर लेते हैं और वहां से अपने स्टेट या अपने सिटीज को पानी सप्लाई करने लगते हैं। तो जो उसके आगे वाला स्टेट होता है, रिवर तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही स्टेट में बहेगा, जो अगले वाले राज्य में वो रिवर पड़ता है वहां पर पानी क्या होगा कम हो जाता है। इस वजह से वो राज्य पिछले वाले राज्य को बोलता है कि आप पानी स्टोर इतना अधिक मत करिए, हमें भी पानी का इस्तेमाल करना है, हम भी अपना डैम बना कर रखे हैं, हमारे भी लोगों को पानी चाहिए जीने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाता है वगैरह वगैरह, काफी सालों तक चलते रहता है। इस स्टेट ने उसको कुछ कहा, उसने उसको कुछ कहा, तो समझ सकते हैं बात को। आगे आते हैं व्हाट आर द डैम्स, ठीक।
डैम्स के वजह से ही काफी सारे राज्यों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। डैम्स की वजह से ही काफी लोगों को पानी भी मिल पाता है, नहीं तो सब लोग ना रिवर के किनारे घर बनाकर बसे रहते हैं, ठीक है। खेती के लिए भी पानी वहीं से लोग निकाल कर ना अलग अलग सप्लाई किया जाता है। तो इसके अलावे भी डैम्स का यूज होता है ना, क्या करता है, तो फ्लड को कंट्रोल करता है, ठीक। जैसे कि बहुत मात्रा में पानी आ रहा है रिवर में, तो डैम क्या करता है कि उतने पानी को रोककर वो तुरंत सप्लाई करने लगता है अदर अदर सेक्टर्स में, ठीक है, अदर अदर सिटीज में, ये भी होता है। तो सेकंड चीज क्या होता है डैम को, कि वो काफी ज्यादा स्पेस ना कवर करता है, ठीक। तो जितना पानी वो आता है उसमें से काफी पानी फ्लड वाले सिचुएशन में काफी पानी को स्टोर कर लेता है, और कुछ पानी को फिर वो आगे सेंड कर देता है, फिर आगे वाला डैम क्या करता है वैसे ही करता है। इस वजह से जो फ्लड वाली सिचुएशन है वो भी रोक लेता है डैम, ठीक। जो फिश की ब्रीडिंग है वो इम्पैक्टफुल होती है डैम से, ये हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। और क्या है, इसको जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, ये भी बात है, जो इंडस्ट्री होगा वहां पे पानी जाएगा। फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, आइलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। आइलैंड नेविगेशन कुछ नहीं होता, बस वो नेविगेशन जो होता है ना उसी को यहाँ बताया गया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डैम जो है ना जब भारत सरकार आई या जब अंग्रेज सरकार आया तब से बनाया जा रहा है। ये काफी ज्यादा पुराना ओल्ड ट्रेडिशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से बनाने का डैम, ओके। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को डैम बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी में आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। वैसे ये एग्जाम में अगर एंशिएंट इंडियन वाला पूछेगा तो उसको लिखना होगा, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है कहीं कहीं पूछा जाएगा एंशिएंट इंडिया में क्या स्ट्रक्चर था, कौन कौन सा राजा ने वो डैम बनवाया था, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। बस कुछ पूछा जाएगा क्या इफेक्ट होता है वाटर स्कैर्सिटी से, ठीक है, क्या रीजन है वाटर क्राइसिस का, ठीक। जिसमें आपको कुछ ये सब जो फैक्ट्स डाटा है ना स्क्रीन पे देखते रहिए, ये सब जो फैक्ट्स है ना वो आप लोगों को पुट अप करना होगा, ठीक। वाटर क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक साइकिल, सॉरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बचा है। हाँ, डैम का यूज क्या है, डैम का क्या हम लोग करते हैं यूज। इरिगेशन देख चुके हैं हम लोग, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई करता है, जो पीछे था सेम चीज है। यहाँ पर यूजेज देख सकते हैं हम लोग डैम का इस्तेमाल किन किन चीजों में कितना कितना करते हैं। जैसे कि फ्लड कंट्रोल में जो डैम है वो 17 लगभग 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। रिक्रिएशन में 38.4% का ना, इरिगेशन में 11% का आप लोग देख सकते हैं। और जो छोटा छोटा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कितना करता है, ओके, नेविगेशन में कितना करता है, सब यहाँ पर दिया गया, आप लोग को ऐड करा दिया गया। बस आप लोग को ये करना है कि हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज को शेयर करना है, ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया वो भी हम लोग अधिक यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखते हैं कि अब साइड इफेक्ट क्या है। जैसे कि वो पीछे वाले में छोटा सा देख लिए थे हम लोग, फिशिंग जो होती है, फिशिंग ब्रीडिंग जो होता है ना वो इम्पैक्टफुल होता है। अब जैसे कि फिश जो होती हैं वो रिवर से समुद्र तक जाती हैं, ठीक है, जहां से रिवर ओरिजिन हुआ या कहीं से बीच से वो रिवर चलते चलते जाती हैं। अब जब डैम बना दिया जाएगा तो क्या होगा, रिवर वहीं पर रुक जाएगी ना, तो उसका जो ब्रीडिंग है ना वो स्टॉप हो जाता है। सेकंड क्या है, वही जो एक्वेटिक लाइफ है ना वो क्या हो जाता है, उनका हैबिटेट खराब हो जाता है, ठीक। और जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है वो भी इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि हम लोग डैम से पानी को रोक देते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंट रिवर मेक इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट, सिंपल सी बात है, जो फिश वाला बताएं एक जगह से दूसरी जगह उनको जाने में, रिवर से समुद्र में उनको जाना है, तो वो क्या होता है, इम्पैक्ट करता है उनके माइग्रेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, डैम क्रिएट ऑन द फ्लड प्लेन्स submerge the existing vegetation and soil leading to decomposition over a period of time, okay। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लड प्लेन्स किसको बोलते हैं, जो रिवर्स, ठीक है ना, जो रिवर फ्लो हो रहा है तो उसके अगल बगल जो एरियाज होते हैं, ठीक। अब जैसे कि बनारस जो रीजन है, ठीक है ना, इलाहाबाद जो रीजन है वो क्या है, फ्लड प्लेन्स वाले रीजन से, गंगा के, वो उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। जो वहां का सॉइल का जो है ना वो काफी जल्दी क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है वहां पर काफी लंबे समय पर, तो ये थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट है, डैम क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, यानी जो डैम्स बनता है ना और जो वहां पे वेजिटेशन होता है उन दोनों को वो इम्पैक्टफुल करता है, उनके सॉइल को भी।
नेक्स्ट है सॉइल लीडिंग टू डिकम्पोजिशन। सॉइल क्या होते हैं, वो खराब होने लगते हैं, वहीं पर वो डिकम्पोज होने लगते हैं, जिसको आप लोग पता है कि इस सॉइल के फॉर्मेशन में काफी मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं, हम लोग सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ लार्ज डैम्स हैज बीन कॉज ऑफ मेनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट। अच्छा, अब जो डैम्स बनाया गया और उसके साइडफुल इम्पैक्ट भी होते हैं, ठीक है ना, साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इसके लिए लोगों में कुछ जागरूकता भी आती है। जैसे गांव के किनारे डैम बना दिया गया तो क्या होता है कि वहां पर काफी दिक्कत भी होने लगता है, वहां का वेजिटेशन के, वहां पर इन्वायरमेंटल जो होता है वो काफी इम्पैक्ट करता है उसको। तो उसके लिए हिस्ट्री में कुछ मूवमेंट भी चलाया गया, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं नर्मदा बचाने के लोग कितने ज्यादा लोग जागरूक हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्रिएशन। अच्छा, ये तो हो गया। मेनी टाइम्स पीपल लोकल पीपुल हैड टू गिव अप देयर लैंड लाइवलीहुड एंड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ठीक है। अब जो डैम होता है ना, तो रिवर के अगल बगल जिन लोगों का खेत होता है उनको कैप्चर कर लिया जाता है डैम बनाने के लिए, ठीक है। और उनका जो लाइवलीहुड होता है, जैसे लोग वहां पे फिशिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ना रिवर के जरिए जाते हैं, वो सब क्या होता है, इम्पैक्टफुल हो जाता है, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया गया, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं और यहाँ भी दिया गया, पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डैम के बारे में क्या होता है। तो डैम के साइज के हिसाब से उनको क्लासिफाई भी किया गया है, जैसे कि नीचे वाले थर्ड लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके हाइट के हिसाब से डैम को बड़ा डैम, ठीक है ना, मेजर जो डैम है, उसके बाद जो होते हैं छोटे डैम, मीडियम एवरेज डैम, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लार्ज डैम, लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स उसको बोला गया है। और भी उसको क्लासिफाई किया गया उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसका क्या मकसद है बनाने का, ठीक। जैसे कि टिम्बर डैम, इम्बार्कमेंट डैम्स एंड मैसोनरी डैम्स एंड सेवरल सब टाइप्स, और भी टाइप्स के डैम्स होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये सारे मतलब कि इंडिया में जो जो डैम्स बनाया गया आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं, और जो जो रिवर्स है उसको यहाँ पर मार्क किया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, 1 नंबर वाले में तो आ ही सकता है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब लास्ट टॉपिक है शायद, हाँ लास्ट टॉपिक ही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। ये एक सिंपल मेथड होता है जिसमें क्या क्या है, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, वाटर को कंजर्व करने का, ठीक। एनसीईआरटी वाले बुक में, एनसीईआरटी के बुक में एक छाता को उल्टा करके दिखाया गया, जिसमें वहां पर क्या होता है, वाटर को कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि वाटर को सेव करना, जिस रेनफॉल वाटर को हम लोग सेव करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए। जैसे कि घरों में भी क्या रहता है, छत पे कुछ बर्तन रख दिया गया, बारिश हो रहा है तो कि हम लोग इसे कपड़े धो लेंगे, नहा लेंगे या कुछ और कर लेंगे, तो उससे हम लोग सिंपल भाषा में तो नहीं बोलेंगे, ज्योग्राफिकल भाषा हम बोलते हैं क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आप लोग कंसेप्ट याद रखना होगा, इसका डिफिनेशन भी एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें काफी सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स है, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया गया है। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, हिली एंड माउंटेन रीजन के लिए क्या बनाया गया, डाइवर्जन चैनल बनाया गया, मतलब कि वाटर एक जगह से आ रहा है, हम लोग उसका डाइवर्ज कर दिए, मतलब कि दूसरे एंगल में उसको मोड़ दिए, ठीक है। उसका जो वाटर फ्लो होता है ना, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, उसका डायरेक्शन, उसको बोलते हैं डाइवर्जन चैनल। नेक्स्ट है गुल्स एंड कुल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ना गुल्स और कुल्स, मतलब कि इसका क्या करते हैं ना, इसका भी सेम चीज के वेस्टर्न घाट में ना इसका डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देयर विल बी चैनल ऑफ डाइवर्जन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दे आर मोस्ट ऑफ्टन यूज। जो डाइवर्जन का मेथड है ना, उसको हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम लोग छतों पे इस्तेमाल करते हैं ना, उसको बोलते हैं रूफ टॉप, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उसका वाटर का स्टोरेज किया जाता है रूफ टॉप के मेथड से। इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपुल डेवलप इनअंडेशन चैनल फॉर चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। अभी इनअंडेशन चैनल्स क्या होते हैं, रिवर से ऊपर कैनाल बनाया जाता है, ठीक,
मतलब कि अपर लेवल पे कैनाल बनाया जाता है जो रिवर से कनेक्टेड होता है। फ्लड वाले सिचुएशन में क्या होता है कि जब वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो वाटर उस कैनाल के जरिए बाहर निकलने लगता है, जिससे कि फ्लड प्लेन वाले बंगाल का जो रीजन है उसको इरिगेट किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन के अंदर में ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी सारे हम लोग देखें पीछे पहले से लेकर अभी तक में, तो वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, और उसमें हो रहा है कि जो डैम वाले रीजन है वहां पर वाटर को स्टोरेज करने को बताया जा रहा है। तो ये रैनफेड जो स्टोरेज है, मतलब कि खादीन, ग्रीन कलर में दिख रहा होगा यहाँ पर, खादीन किधर के, खादीन एंड जोहाद वाले रीजन में राजस्थान के, वहां पर वाटर को, रेन वाटर को स्टोरेज किया जाता है। और इस मेथड से जो डायग्राम में दिया गया, अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग। वाटर उधर से आया तो हम लोग स्टोर कर लें, रिवर में जाए नहीं दिए, और उस वाले वाटर को हम लोग यूज कर लें अलग अलग पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक बोल सकते हैं तालाब जैसा हम लोग बना लिए, उसको बोलते हैं खादिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि जानते हैं कि राजस्थान वाले रीजन में वाटर की क्या होती है, एक कमी होती है। और सेकंड चीज, जिस रीजन में राजस्थान में वाटर होता भी है तो उसमें आयरन की मात्रा भी ज्यादा होता है, ठीक है। और वहां का जब रेगिस्तान है तो वाटर भी कम होगा, तो उसके लिए उन्होंने टैंक बनाया, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने टैंक बनाया, जो कि जैसे कि छत पे बारिश हुआ या कहीं और, ठीक है, तो वो सीधे आपके घर में जो टैंक बनाया हुआ है उसमें आकर गिर जाते हैं पानी, समझ गए। वहां से मतलब कि पाइप लगा दिया गया और पानी आया आपके घर के टैंक में, वो जाकर भर गया, ठीक है। जो जैसे कि हम लोग क्या अभी क्या करते हैं, हम लोग मोटर लगाते हैं कि जमीन के अंदर से पानी निकल कर वो टैंक में जाता है, लेकिन वहां पे उल्टा होता है। वहां पे आसमान से बारिश निकाल कर वो लोग टैंक में भरते हैं, और उस पानी को फिर वो लोग मोटर पंप के जरिए ना यूज करते हैं। राजस्थान के कुछ रीजन है, यहाँ पर नाम दिया गया ब्लैक लेटर में, आप लोग देख सकते हैं बोल्ड लेटर में, उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम एंड एडजॉइनिंग द टैंक का टू बीट दिस समर हीट, पता नहीं टैंक का, हाँ वही टैंक को बोला गया है, समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल, ठीक है। अब जहां पर पानी होगा वहां पर रूम को तो ठंडा रखेगा ही, और पानी भी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो ये क्रिएटिव आइडियाज है, ये सबसे पहले तमिलनाडु ने अडॉप्ट किया था, और अभी जो है सबसे अधिक ज्यादा राजस्थान में इसे यूज किया जाता है, इस मेथड को। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हम सबसे पहले देखे थे लेक्चर में कि 3/4 क्या है धरती का वाटर है, फिर भी हमारे पीने के लिए कितना पानी है, वो आप लोग का तो होमवर्क है ना, आप लोग बताएंगे। अच्छा, एक और चीज वाटर के बारे में, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है ना, तो काफी एक्सपर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा ना वो वाटर के लिए होगा, क्योंकि वाटर इतने कम संख्या में मौजूद है, कम मात्रा में, और पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वाटर का डिमांड क्या हो रहा है, वो काफी इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है वार तो होना ही है ना इसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे इस चैनल को, इस वीडियोस को शेयर करेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड वेट फॉर द आवर नेक्स्ट लेक्चर।